आज के लेक्चर में हम लैंडफॉर्म्स यानी धरातलीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धरती की सतह पर मौजूद अलग अलग प्रकार की संरचनाओं को हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ये लैंडफॉर्म्स विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनते हैं और इन्हीं के कारण हमें धरती पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटियां और खाइयां देखने को मिलती है। आज के लेक्चर में हम 5 प्रमुख लैंडफॉर्म्स को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम फोल्ड माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, जो 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बनते हैं। फिर हम ब्लॉक माउंटेन्स की ओर बढ़ेंगे, जो फॉल्टिंग के कारण धरती के कुछ हिस्सों के उठने और धंसने से बनते हैं। इसके बाद हम प्लेन्स यानी समतल भूमि के बारे में पढ़ेंगे, जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और कटाव की प्रक्रियाओं से बनते हैं। चौथा महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म होगा प्लेटोज, जो धरती के उठने और कटाव से बनते हैं। अंत में हम ओशियानिक ट्रेंचेस और मिड ओशन रिजेस पर चर्चा करेंगे, जो समुद्र की गहराई में होने वाली भूगर्भीय गतिविधियों का परिणाम होते हैं। इन सभी लैंडफॉर्म्स का अध्ययन हमें धरती की सतह और इसके बदलते स्वरूप को समझने में मदद करेगा। तो आइए हम इस रोचक यात्रा को शुरू करते हैं। मानवता के विशाल हृदय में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। यह रहस्य है फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण। यह प्रक्रिया किसी जादुई सिलसिले जैसी है, जिसमें धरती खुद को मोड़कर, उठाकर और आकार देकर विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म देती है। इन पहाड़ों की कहानी, जो करोड़ों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का परिणाम है, हमें धरती के विकास और उसके भीतर छिपी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह कहानी केवल प्राकृतिक घटनाओं तक सीमित नहीं है। इसमें मानव जीवन, जलवायु, क्लाइमेट, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और सांस्कृतिक महत्व भी शामिल हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक बड़ा कालीन बिछाया हुआ है और अगर आप उसे दोनों किनारों से धकेलते हैं तो बीच में सिलवटें पड़ जाएंगी। धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स भी कुछ ऐसा ही करती हैं। जब ये विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनकी टक्कर से धरती की सतह में सिलवटें पड़ती हैं, जो धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का रूप ले लेती हैं। इन पहाड़ों का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों की गति से होता है, जो धरती के अंदर की गर्मी से संचालित होती है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी और लंबी होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप ऊंची और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती है। इन पहाड़ों का निर्माण 2 तरीकों से होता है, जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं या जब एक महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है। महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने का सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय और आल्प्स। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। इस टक्कर के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में विशाल पर्वत श्रृंखला उभर आई। इसी तरह आल्प्स का निर्माण तब हुआ जब अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई। दूसरी ओर जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो महासागरीय प्लेट नीचे धंस जाती है और उससे ऊपर की भूमि उठकर पर्वत का रूप ले लेती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत, जो नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के टकराने से बना है। अब सवाल यह उठता है कि ये प्लेटें एक दूसरे की ओर क्यों बढ़ती हैं? इसका उत्तर धरती के अंदर छिपा हुआ है। पृथ्वी के मैंटल नामक भाग में एक गर्म और तरल पदार्थ होता है, जो निरंतर गतिशील रहता है। यह गर्मी और गतिशीलता प्लेटों को खिसकाने का काम करती है, जिससे वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आती हैं और आपस में टकराती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी की सतह पर सिलवटें बन जाती हैं, जो अंततः पहाड़ों का रूप लेती हैं। इस टकराव से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया 2 मुख्य रूपों में होती है। पहला, जब प्लेटें एक दूसरे से क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से धकेली जाती हैं, जिससे सिलवटें बनती हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी कपड़े को दोनों तरफ से खींचें और उसके बीच में सिलवटें आ जाएं। दूसरा, जब सिलवटें क्षैतिज के साथ साथ ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप से भी उठती हैं, जिससे पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया लंबी और धीमी होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती है, जो आसमान को छूने लगती है। इन सिलवटों में जो हिस्सा ऊपर उठता है उसे एंटीक्लाइन कहा जाता है और जो नीचे धंसता है उसे सिनक्लाइन कहते हैं। समय के साथ यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कभी कभी चट्टानें एक दूसरे पर चढ़कर ओवरथ्रस्ट फॉल्ट बना देती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अर्थक्वेक्स आना आम बात होती है। जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच जमा दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब यह दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो धरती अचानक हिलने लगती है और भूकंप का कारण बनती है। यही कारण है कि फोल्ड पर्वतों के आसपास बसे क्षेत्रों में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हिमालय, आल्प्स और एंडीज जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में भूकंप आना इसी कारण से सामान्य घटना है, क्योंकि वहां प्लेटों का निरंतर टकराव होता रहता है। जब चट्टानें अत्यधिक दबाव और गर्मी का सामना करती हैं तो उनका रूप बदलने लगता है। इसे भूवैज्ञानिक रूप से मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब चूना पत्थर अत्यधिक दबाव और गर्मी के संपर्क में आता है तो वह संगमरमर में बदल जाता है। इसी तरह शैल नामक चट्टान स्लेट में बदल जाती है। यह मेटामॉर्फिज्म केवल चट्टानों की संरचना को नहीं बदलता, बल्कि इसके अंदर छिपे खनिजों और धातुओं को भी आकार देता है, जो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। फोल्ड पर्वतों के अंदर छिपे इन खनिजों और धातुओं को प्रकृति का खजाना कहा जा सकता है। ये पर्वत सोना, चांदी, तांबा और जस्ता जैसी धातुओं से भरे होते हैं।
इसके अलावा इन पर्वतों के अंदर लाखों वर्षों में कोयला, कोल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और तेल, पेट्रोलियम भी बनते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन आधुनिक मानव सभ्यता के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इन पर्वतों के खनिजों का खनन कर कई देशों में औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जाती है, जिससे रोजगार और आर्थिक समृद्धि होती है। फोल्ड पर्वत न केवल प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है, बल्कि मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा भी है। पर्वतों के आसपास बसे लोग अपने जीवन में इन पर्वतों की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति का सामना करते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर कृषि करना मुश्किल होता है, लेकिन स्थानीय लोग सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर धान जैसी फसलें उगाते हैं। पर्वतों से निकलने वाले जल स्रोत उनके लिए खेती और पीने के पानी का मुख्य स्रोत होते हैं। पर्वतों की कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपनी दिनचर्या चलाते हैं। पर्वतों का प्रभाव केवल स्थानीय लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। हिमालय जैसे पर्वत मानसून की हवाओं को रोकते हैं, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है। दूसरी ओर एंडीज जैसे पर्वत कुछ क्षेत्रों को वर्षा से वंचित रखते हैं, जिससे वहां सूखे जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। फोल्ड पर्वतों की जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी भी अद्वितीय होती है। ऊंचाई के अनुसार इन पर्वतों में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। बर्फीली चोटियों से लेकर हरे भरे घास के मैदानों तक हर जगह की पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम अनूठी होती है। हिमालय और आल्प्स में उगने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु जलवायु और ऊंचाई के आधार पर भिन्न होते हैं। बर्फीले ग्लेशियर ने इन पर्वतों में गहरी घाटियां और नुकीली चोटियां बनाई हैं। जैसे एक मूर्तिकार अपनी छेनी से पत्थर को काटकर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही ये ग्लेशियर इन पहाड़ों को काटकर अद्भुत भू आकृतियां, लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। इन प्राकृतिक अद्भुत संरचनाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। हिमालय को भारतीय संस्कृति और धर्म में विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। यहाँ स्थित माउंट कैलाश और मानसरोवर झील हिंदू धर्म में पवित्र स्थल माने जाते हैं। पर्वतों का यह धार्मिक महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों में पर्वतों को पवित्र और आध्यात्मिक माना जाता है। आजकल फोल्ड पर्वतों पर ग्लोबल वार्मिंग का गहरा असर पड़ रहा है। हिमालय और आल्प्स के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का जल स्तर और उनका प्रवाह प्रभावित हो रहा है। ग्लेशियरों का पिघलना न केवल पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए संकट का कारण बन रहा है, बल्कि उन नदियों पर निर्भर दूरस्थ मैदानी इलाकों के लिए भी। जलवायु परिवर्तन इन पर्वतों के पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, जिससे यहाँ की जैव विविधता खतरे में है। फोल्ड पर्वतों की यह कहानी केवल भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व भी है। इन पर्वतों की ऊंचाई और तीखी चोटियां, गहरी घाटियां और भूकंपीय गतिविधियां यह दिखाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रचनात्मक हो सकती है। फोल्ड पर्वत धरती की अद्भुत शिल्पकला के जीवंत उदाहरण हैं, जो हमें न केवल भूविज्ञान बल्कि जीवन के हर पहलू से जोड़ते हैं। धरती की सतह पर बने विशाल और अद्भुत ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स की कहानी वैसी ही है जैसे किसी पुराने कालीन को खींचने पर उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये पर्वत धरती के विशाल खंडों की खिंचाव और टूटने से बनते हैं। जरा सोचिए कि जब आप एक पुराने कालीन को दोनों किनारों से खींचते हैं तो बीच में सिलवटें और दरारें आ जाती हैं। ठीक उसी तरह जब धरती के नीचे की सतह, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, तनाव, टेंशनल फोर्सेस में आती है, तो यह भी खींचती है और टूटने लगती है। इसी प्रक्रिया से ब्लॉक पर्वत बनते हैं, जिन्हें कभी कभी फॉल्ट ब्लॉक पर्वत, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स भी कहा जाता है। अब जरा सोचें, जब कोई खंड टूटता है तो उसके कुछ हिस्से ऊपर उठते हैं और कुछ नीचे धंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ ब्लॉक पर्वतों के निर्माण में होता है। ये पहाड़ तब बनते हैं जब धरती के बड़े बड़े हिस्से खींचाव और टूटने के कारण या तो ऊपर उठ जाते हैं, जिसे हम हॉर्स्ट कहते हैं, या फिर नीचे धंस जाते हैं, जिन्हें ग्रैबन कहा जाता है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे घर में कोई टेबल गिरने पर एक ओर से ऊपर उठ जाए और दूसरी ओर से नीचे दब जाए। इसका परिणाम होता है एक ऊबड़ खाबड़ और नाटकीय परिदृश्य, जिसमें एक ओर की ढलान खड़ी और दूसरी ओर की ढलान अपेक्षाकृत हल्की होती है। ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब धरती की प्लेटें खिंचाव में होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे अगर आप अपने हाथों से एक रबर बैंड खींचते हैं। अब सोचिए, अगर रबर बैंड बहुत खींच जाए तो वो फटने लगेगा। धरती के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब क्रस्ट को खींचा जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं और ये दरारें फॉल्ट्स कहलाती हैं। ये फॉल्ट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला, सामान्य फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, जो तब बनता है जब धरती का एक हिस्सा दूसरे से अलग होकर नीचे धंस जाता है, जैसे जब कोई सोफे से उठता है तो उसके नीचे की कुशन बैठ जाती है। दूसरा, रिवर्स या थ्रस्ट फॉल्ट, रिवर्स और थ्रस्ट फॉल्ट, जो तब बनता है जब एक खंड दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे आप किसी गलीचे को मोड़कर ऊपर रखते हैं।
लेकिन ब्लॉक पर्वतों का बनना सिर्फ इतना ही नहीं है। जब ये फॉल्ट्स बनते हैं तो जमीन के कुछ हिस्से ऊपर उठ जाते हैं जिन्हें हॉर्स्ट कहा जाता है, और कुछ हिस्से नीचे धंस जाते हैं जिन्हें ग्रैबन या रिफ्ट वैली कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किताबों का एक ढेर हो जिसमें कुछ किताबें ऊंचाई पर रखी हों और कुछ नीचे। ऐसे ही हॉर्स्ट और ग्रैबन का निर्माण होता है। जैसे जैसे समय बीतता है इन पर्वतों पर हवा और पानी का असर होता है, जिसे हम अपक्षय, वेदरिंग और कटाव, इरोजन कहते हैं। इससे ये पर्वत और घाटियां और भी गहरी और उबड़ खाबड़ बन जाती है। ब्लॉक पर्वतों की खासियत यह होती है कि इनकी एक ओर की ढलान बहुत खड़ी होती है, जैसे किसी बड़े पत्थर को सीधा खड़ा कर दिया गया हो। इसे फॉल्ट स्कार्प कहा जाता है। यह हिस्सा वैसा ही होता है जैसे आप किसी टेबल के एक तरफ से उठा लें तो वह हिस्सा सीधा और खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर की ढलान कोमल होती है, जहां जमीन धीरे धीरे नीचे जाती है, जैसे आप किसी स्लाइड से धीरे धीरे फिसलते हैं। इन पर्वतों के बनने के साथ ही धरती में हलचल होती रहती है। आपने कभी सोचा है कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं? दरअसल जब धरती की प्लेटें खींचती हैं और टूटती हैं तो यह तनाव धरती के अंदर जमा हो जाता है। जब यह तनाव अचानक बाहर आता है तो धरती हिलने लगती है और भूकंप आता है। इसलिए ब्लॉक पर्वतों के आसपास भूकंप आना आम बात होती है। जैसे जैसे प्लेटें खींचती रहती हैं, धरती की संरचना बदलती रहती है और नए फॉल्ट्स बनते रहते हैं। अब आइए कुछ मशहूर ब्लॉक पर्वतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला, सियरा नेवाडा रेंज की, जो कैलिफोर्निया में स्थित है। इसे आप वैसा ही समझ सकते हैं जैसे किसी बड़े गलीचे को एक तरफ से उठा लिया गया हो। इसका एक हिस्सा बहुत खड़ा है जबकि दूसरा हिस्सा धीरे धीरे उतरता है। सियरा नेवादा का पूर्वी हिस्सा एक बड़ी खड़ी चट्टान से बना है, जबकि पश्चिमी ढलान कहीं अधिक कोमल है। यह श्रृंखला लगभग 640 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें महाद्वीपीय अमेरिका की सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं, जैसे माउंट व्हिटनी। सियरा नेवादा न केवल अपने भूवैज्ञानिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई और ढलानें स्थानीय जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसे अगर आप किसी रसोई के दरवाजे को बंद कर देते हैं तो उसके पीछे की गर्मी रुक जाती है। इसी तरह सियरा नेवादा भी समुद्री हवाओं को रोकता है और बारिश के लिए रेन शैडो प्रभाव पैदा करता है। इस प्रभाव के कारण एक ओर वर्षा होती है जबकि दूसरी ओर शुष्क क्षेत्र बनते हैं, जैसे मोजावे मरुस्थल, मोजावे डेजर्ट। अब बात करते हैं जर्मनी के हार्ज पर्वतों, हार्ज माउंटेन्स की। ये पर्वत भी कुछ उसी तरह से बने हैं जैसे सियरा नेवादा, लेकिन इनका निर्माण महाद्वीपीय रिफ्टिंग के दौरान हुआ था, जब यूरोप की धरती खिंचाव के कारण टूट रही थी। हार्ज पर्वतों का एक ओर का हिस्सा खड़ा और नाटकीय है, जबकि दूसरी ओर की ढलान अपेक्षाकृत हल्की है। और फिर आता है पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो महाद्वीपीय खिंचाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ की धरती ठीक उसी तरह खींच रही है जैसे कोई कपड़ा खींचा जा रहा हो और उसके बीच में दरारें पड़ रही हों। इस रिफ्टिंग के कारण यहाँ के ब्लॉक पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिनमें से रुवेंजोरी पर्वत, रुवेंजोरी माउंटेन्स, और विरुंगा पर्वत, विरुंगा माउंटेन्स प्रमुख हैं। ये पर्वत न केवल भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय और जैव विविधता के लिहाज से भी अनमोल हैं। यहाँ दुर्लभ माउंटेन गोरिल्ला और अनोखी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे किसी जंगल में छिपे खजाने की तरह। क्योंकि ब्लॉक पर्वत उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां धरती की प्लेटें खींच रही होती हैं, इसलिए भूकंपीय गतिविधियां यहां आम होती हैं। जब धरती के ब्लॉक खिसकते हैं तो कभी कभी इन प्लेटों पर इतना अधिक तनाव जमा हो जाता है कि जब वह अचानक बाहर आता है तो भूकंप का रूप ले लेता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी रबर बैंड को खींचते रहते हैं और जब वो अचानक टूटता है तो झटके से छूट जाता है। ध्यान से सोचें, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण लाखों वर्षों में धीरे धीरे होता है। इसे समझने के लिए हम एक साधारण उदाहरण का सहारा ले सकते हैं। जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं, शुरुआत में आपको उसके बढ़ने की गति नजर नहीं आती, लेकिन जब आप कुछ साल बाद उस पेड़ को देखते हैं तो वह एक विशाल वृक्ष बन चुका होता है। ठीक इसी तरह ब्लॉक पर्वत भी बहुत ही धीमी गति से बनने वाली भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं। ये पर्वत हमारी धरती के इतिहास के विशाल समय पैमाने पर बनते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, लेकिन उनके बनने और बदलने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। आज हम जो ब्लॉक पर्वत देख रहे हैं वे लाखों सालों की भूगर्भीय गतिविधियों के परिणाम हैं। धरती के खिंचाव, टूटने और उठने ढंसने की प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जैसे समय के साथ पेड़ बड़ा होता जाता है, वैसे ही ब्लॉक पर्वत भी धरती की गहरी परतों से उठकर ऊंचे होते चले जाते हैं। अब जब हमने उनके अतीत और वर्तमान को समझ लिया है, तो आइए एक नजर डालें कि भविष्य में इन पर्वतों के साथ क्या हो सकता है। धरती की टेक्टोनिक गतिविधियां अभी भी जारी हैं और ब्लॉक पर्वतों का निर्माण और क्षरण भी। समय के साथ ये पर्वत और ऊंचे हो सकते हैं या फिर धरती की सतह पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कटाव, एरोजन और अपक्षय, वेदरिंग के कारण घिसने और टूटने लग सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी इन पर पड़ सकता है।
जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे और जलवायु बदलती जाएगी, इन पर्वतों की संरचना भी बदल सकती है। संभावना यह है कि लाखों सालों के बाद ये ब्लॉक पर्वत, जो आज विशाल और खड़ी चट्टानों से भरे हुए हैं, धीरे धीरे घिस जाएंगे और उनका रूप बदल जाएगा। धरती पर होने वाले ये परिवर्तन धीमे होते हैं, लेकिन समय के साथ ये पर्वत भी धरती की विशाल परिवर्तनशीलता का हिस्सा बनेंगे। इस तरह ब्लॉक पर्वत केवल वर्तमान की भूगर्भीय घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि वे धरती की अतीत की विरासत और भविष्य की कहानी का एक हिस्सा भी हैं। इसके अलावा ब्लॉक पर्वतों वाले क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की भरमार होती है। जब धरती टूटती है तो उसमें दरारें और फिशर्स बन जाते हैं, जो खनिज समृद्ध तरल पदार्थों को बहने का रास्ता देते हैं। समय के साथ ये तरल पदार्थ धरती की चट्टानों में जमा होते जाते हैं और सोना, चांदी, तांबा, सीसा और जस्ता जैसी धातुएं बनाते हैं। ब्लॉक पर्वतों का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इनकी ऊंचाई और खड़ी ढलानों से अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जलवायु माइक्रोक्लाइमेट्स बनते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों को आश्रय देते हैं। सियरा नेवादा की ऊंचाई पर बर्फीले मीडोज से लेकर निचली ढलानों पर हरे भरे जंगल होते हैं। यह विविधता वनस्पति और जीव जंतु के जीवन को एक अद्वितीय स्थान देती है। धरती के विशाल भूभागों में से एक है मैदान, प्लेन्स। ये सपाट या हल्के ढलानों वाले भूभाग होते हैं, जिनमें ऊंचाई में कोई खास बदलाव नहीं होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने अपने कमरे में कोई बड़ा कंबल बिछा दिया हो, वो एकदम सीधा और सपाट होता है, ठीक वैसे ही जैसे धरती की सतह पर बने ये मैदान। अब जरा सोचिए, दुनिया की कई प्रमुख सभ्यताएं इसी सपाट भूभाग पर फली फूली हैं। यहाँ खेती से लेकर बड़े शहरों तक का विकास हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल सपाट मैदान कैसे बनते हैं? मैदानों का निर्माण कई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से होता है। सबसे आम प्रक्रियाओं में शामिल हैं नदियों और महासागरों से जमा हुए अवसादों, डिपोजिशन का निर्माण, हवा और पानी द्वारा कटाव, इरोजन और धरती की प्लेटों के धीमे धीमे ऊपर उठने की प्रक्रिया। मैदानों का समतल भूभाग इन्हें खेती, मानव बस्तियों और आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त बनाता है, इसलिए ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भूभागों में से एक होते हैं। अब सवाल उठता है कि मैदानों को किन प्रक्रियाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे आम प्रकार हैं अलयूवियल मैदान, एलुवियल प्लेन्स, और तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। चलिए इन्हें बारी बारी से समझते हैं। पहले बात करते हैं अलयूवियल मैदान की। यह वो मैदान है जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब भारी बारिश होती है या पहाड़ों की बर्फ पिघलती है, तो नदियां बहुत सारा पानी और मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती हैं। यह मिट्टी नदियों के ऊपरी हिस्सों से आती है, जहां ये पहाड़ों और चट्टानों को काटकर अपने साथ ले जाती है। जब ये नदियां समतल क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो वे इस मिट्टी और अन्य अवसादों को धीरे धीरे जमा करती हैं। इस तरह समय के साथ ये नदियां एक सपाट और उपजाऊ भूभाग का निर्माण करती हैं, जिसे हम अलयूवियल मैदान कहते हैं। जैसे जैसे नदियां बहती हैं, वे अपने रास्ते में मिट्टी, रेत और कंकड़ लेकर चलती हैं। बारिश के समय जब नदियां अपने किनारों से बाहर निकलती है और चारों ओर पानी फैलाती है, तब ये अवसाद आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। जैसे जब आप बगीचे में मिट्टी डालते हैं और उसे सपाट करते हैं, वैसे ही नदियां इन अवसादों से मैदान बनाती है। समय के साथ ये जमा हुए अवसाद उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं, जो खेती के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अब दुनिया के सबसे मशहूर अलयूवियल मैदानों में से एक है भारत का इंडो गंगा मैदान, इंडो गैंगेटिक प्लेन। यह मैदान गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों द्वारा हजारों वर्षों में बनाए गए अवसादों से बना है। हिमालय की पर्वतमाला से निकलने वाली ये नदियां अपने साथ पहाड़ों से मिट्टी, रेत और अन्य पदार्थ लेकर आती हैं, जो इस मैदान में जमा होते रहते हैं। यही कारण है कि यह इलाका खेती के लिए इतना उपजाऊ है और यहाँ चावल, गेहूं, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े क्षेत्र में इतनी उपजाऊ मिट्टी कैसे जमा होती है? यह सब नदी की अवसाद जमाने की प्रक्रिया का कमाल है। इसके अलावा अलयूवियल मैदानों पर न केवल खेती होती है, बल्कि ये विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम्स का घर भी होते हैं। यहां आप आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स, दलदल, मार्शेज, घास के मैदान, ग्रासलैंड्स और जंगल पा सकते हैं। यहाँ के जल और मिट्टी पर निर्भर जीव जंतु जैसे प्रवासी पक्षी, मछलियां और अन्य जलीय जीव रहते हैं। इंसानों ने भी हजारों वर्षों से इन मैदानों पर अपनी बस्तियां बसाई हैं, क्योंकि यहाँ पानी की भरपूर मात्रा, उपजाऊ मिट्टी और नदी मार्गों से यातायात की सुविधा होती है। मिसाल के तौर पर मिस्र का नील नदी का डेल्टा, जिसे अलयूवियल प्लेन कहते हैं, ने हजारों वर्षों तक सभ्यता को पोषित किया है। अब तटीय मैदानों की बात करें। ये वो समतल क्षेत्र होते हैं जो महासागरों के किनारों पर बनते हैं। समुद्र की लहरें, महासागर की धाराएं और नजदीकी नदियों से आने वाले अवसाद तटीय क्षेत्रों में जमा होते हैं, जिससे इन सपाट क्षेत्रों का निर्माण होता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे जब आप समुद्र तट पर जाते हैं और लहरें रेत को किनारे पर जमा करती जाती हैं। यही प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिससे तटीय मैदान बनते हैं। इसके अलावा कभी कभी धरती की प्लेटें ऊपर उठती हैं या नीचे धंसती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में सपाट भूभाग बन जाता है।
तटीय मैदानों की खासियत यह होती है कि ये सपाट या हल्के ढलान वाले होते हैं, जिससे ये कृषि, शहरी विकास और बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए आदर्श बनते हैं। इसके साथ ही समुद्र के पास होने के कारण ये व्यापार, उद्योग और पर्यटन के प्रमुख केंद्र होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े शहर समुद्र किनारे क्यों बसे होते हैं? इसका एक प्रमुख कारण यह है कि तटीय मैदानों पर परिवहन और व्यापार की सुविधा होती है और यह क्षेत्र अक्सर समृद्ध होते हैं। अब तटीय मैदानों का सबसे प्रमुख उदाहरण है अटलांटिक तटीय मैदान, अटलांटिक कोस्टल प्लेन, जो अमेरिका के पूर्वी तट पर फैला है। यह क्षेत्र न्यू जर्सी से लेकर फ्लोरिडा तक फैला हुआ है और यहाँ की नदियां जैसे हडसन और डेलावेयर अपने साथ अवसाद लाकर जमा करती हैं। इस क्षेत्र की सपाट भूमि, उपजाऊ मिट्टी और विस्तृत आर्द्र भूमियां इसे कृषि और शहरी विकास के लिए उपयुक्त बनाती हैं। यहाँ की मिट्टी में कपास, तंबाकू और मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तटीय मैदानों का महत्व केवल खेती तक सीमित नहीं है। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम्स का भी हिस्सा होते हैं, जैसे एस्टुअरीज, नमक के दलदल, सॉल्ट मार्शेज और मैनग्रोव जंगल, मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। ये पारिस्थितिक तंत्र न केवल मछलियों, पक्षियों और अन्य वन्य जीवों का घर होते हैं, बल्कि यह तूफानों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, बाढ़ को रोकते हैं और भूमि कटाव, इरोजन को कम करते हैं। साथ ही यहाँ की आर्द्र भूमियां पानी को साफ रखने और जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तटीय मैदानों के अन्य उदाहरणों में शामिल हैं गल्फ तटीय मैदान, गल्फ कोस्टल प्लेन, जो अमेरिका के दक्षिणी तट पर फैला हुआ है और मैक्सिको की खाड़ी से टेक्सास और फ्लोरिडा तक जाता है। यह क्षेत्र समतल भूमि, रेतीले तट और गर्म नम जलवायु के लिए जाना जाता है, जो इसे कृषि, पर्यटन और ऊर्जा उत्पादन जैसे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसी तरह रूस का पश्चिमी साइबेरियाई मैदान, वेस्ट साइबेरियन प्लेन, दुनिया के सबसे बड़े तटीय मैदानों में से एक है। तो देखा आपने, चाहे वह नदियों द्वारा बनाए गए अल्यूवियल मैदान हो या समुद्र के किनारे बसे तटीय मैदान, इन भूभागों का हमारे जीवन और धरती पर बसे पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम्स पर गहरा प्रभाव है। यह धरती के भीतर और ऊपर चलने वाली प्रक्रियाओं का अद्भुत नतीजा है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि धरती कितनी जटिल और सुंदर है। धरती के विशाल भूभागों में से एक है पठार, प्लेटोस। आपने कभी सोचा है, जैसे एक टेबल का ऊपरी हिस्सा सपाट और ऊंचा होता है, ठीक वैसे ही धरती पर भी ऐसे ऊंचे और समतल इलाके होते हैं, जिन्हें पठार, प्लेटो कहा जाता है। ये विशाल सपाट मैदान, जो चारों तरफ से ऊंचाई पर होते हैं, धरती की भूगर्भीय प्रक्रियाओं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का अद्भुत नतीजा होते हैं। ये दुनिया भर में पाए जाते हैं और इनका निर्माण कई अलग अलग भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से होता है, जैसे टेक्टोनिक बल, टेक्टोनिक फोर्सेस, ज्वालामुखीय गतिविधि, वॉल्केनिक एक्टिविटी और कटाव, इरोजन। इनकी सतह अपेक्षाकृत सपाट या हल्की ढलानों वाली होती है और ये पठार कई प्रकार की जलवायु में पाए जा सकते हैं, चाहे वह रेगिस्तान हो या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगर हम पठारों को उनकी बनावट के आधार पर देखें तो इन्हें 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है: टेक्टोनिक पठार, टेक्टोनिक प्लेटोस, अपरदन से बने पठार, इरोजनल प्लेटोस और ज्वालामुखीय पठार, वॉल्केनिक प्लेटोस। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अलग अलग प्रकार के पठार कैसे बनते हैं और इनकी बनावट कैसी होती है? चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्टोनिक पठारों, टेक्टोनिक प्लेटोस की। ये पठार तब बनते हैं जब धरती के नीचे प्लेटों के टकराने से बड़े हिस्से ऊपर उठते हैं। यह बिल्कुल वैसे है जैसे जब आप किसी कागज को एक तरफ से दबाते हैं और वह दूसरी ओर से ऊपर उठ जाता है। धरती की टेक्टोनिक प्लेटें, टेक्टोनिक प्लेट्स भी कुछ ऐसा ही करती हैं। जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं या जब मेंटल के नीचे से गर्म सामग्री धरती की सतह को ऊपर की ओर धकेलती है, तब टेक्टोनिक पठार बनते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब टेक्टोनिक बल सतह को ऊपर उठाते हैं, लेकिन उस पर मोड़ या दरार नहीं डालते, जैसा कि पहाड़ों के निर्माण में होता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सपाट और ऊंचा क्षेत्र बनता है। महाद्वीपीय टकराव, कॉन्टिनेंटल कोलिजन, जहां 2 महाद्वीपीय प्लेटें मिलती हैं, इसके उदाहरण हैं जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव, जिससे तिब्बती पठार और हिमालय का निर्माण हुआ। कोलोराडो पठार, कोलोराडो प्लेटो एक बेहतरीन उदाहरण है। यह पठार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है और करीब 337,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह लारामाइड पर्वत निर्माण, लारामाइड ओरोजनी के समय उठा, जो प्रशांत प्लेट के उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे धंसने से हुआ था। इस पठार में रिवर्स ने गहरी घाटियां काटी हैं, जैसे कि प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन, जो कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। अब चलिए उन पठारों की बात करते हैं जो अपर्दन, इरोजन से बनते हैं। जब धरती के किसी क्षेत्र पर हवा, पानी या बर्फ का लगातार प्रभाव पड़ता है तो वह धीरे धीरे कटने लगता है। इस प्रक्रिया में नर्म चट्टानें घिसकर हट जाती हैं, जबकि कठोर चट्टानें बनी रहती हैं। यही प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चलने से अपर्दन से बने पठार, इरोजनल प्लेटोज का निर्माण होता है। स्कॉटिश हाईलैंड्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह इलाका कभी विशाल पर्वतों का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ ये पर्वत धीरे धीरे कटाव से सपाट होते गए, जिससे यहाँ पठार जैसा इलाका बन गया।
यह क्षेत्र गहरी घाटियों, पहाड़ियों और चट्टानों से भरा हुआ है, जो इन ऊंचे नीचे पठारों की खासियत है। एक और उदाहरण है ओझार्क पठार, ओज़ार्क प्लेटो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हिस्से में स्थित है। यह पठार मुख्य रूप से चूना पत्थर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट से बना है, जो कि कटाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। इस पठार में नदियों और धाराओं ने गहरी घाटियां और गुफाएं बनाई हैं, जिससे यहां की भौगोलिक बनावट और भी रोमांचक हो गई है। अब आइए ज्वालामुखीय पठारों, वोल्केनिक प्लेटोज की बात करते हैं, जो ज्वालामुखीय गतिविधियों, वोल्केनिक एक्टिविटीज से बनते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब ज्वालामुखी से लावा बहता है तो वह कैसे धीरे धीरे ठंडा होकर धरती पर जमता है? यह प्रक्रिया तब होती है जब ज्वालामुखी बार बार फूटता है और लावा चारों तरफ फैल जाता है। लावा जब ठंडा होता है तो वह एक सपाट और हल्की ढलान वाली सतह बनाता है, जिसे हम ज्वालामुखीय पठार, वोल्केनिक प्लेटो कहते हैं। लावा पठार विशेष रूप से तब बनते हैं जब बेसाल्टिक लावा जैसे कि कई परतें एक के ऊपर एक जमती जाती हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है और इस प्रकार के पठार अक्सर हॉटस्पॉट्स या रिफ्ट जोन्स में पाए जाते हैं, जहां ज्वालामुखीय गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इन पठारों में खनिजों की भरमार होती है और यहां की मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। डेक्कन पठार, डेक्कन प्लेटो, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह भारत में स्थित है और इसका निर्माण करीब 66 मिलियन साल पहले ज्वालामुखीय विस्फोटों से हुआ था, जिसे डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। ये विस्फोट इतने बड़े थे कि इन्होंने एक विशाल क्षेत्र को लावा से ढक दिया, जिससे यह पठार बना। यह पठार खनिजों से समृद्ध है और कृषि के लिए बेहद उपयुक्त है। कोलंबिया रिवर प्लेटो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक और ज्वालामुखीय पठार है। यहां 17 से 6 मिलियन साल पहले कई बार ज्वालामुखीय विस्फोट हुए, जिनसे बड़े पैमाने पर बेसाल्टिक लावा बाहर आया और जम गया। आज इस पठार पर आप बड़ी बड़ी बेसाल्ट की चट्टानें और लावा की परतें देख सकते हैं, जो इसके गठन की कहानी बयान करती हैं। अंततः पठारों की कहानी तो देखा आपने। धरती के ये विशाल पठार प्लेटोस 3 प्रमुख प्रक्रियाओं, टेक्टोनिक बल, टेक्टोनिक फोर्सेस, अपरदन, इरोजन और ज्वालामुखीय गतिविधि, वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। हर प्रकार के पठार की अपनी एक अनूठी बनावट और विशेषता होती है और ये पृथ्वी के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धरती के नीचे छिपी हुई अद्भुत और विशाल भूगर्भीय संरचनाओं में से कुछ हैं समुद्री खाइयाएं, ओशियनिक ट्रेंचेस और समुद्री रिज, सबमरीन रिजेस। भले ही ये संरचनाएं हमारे सामने दिखाई नहीं देती, लेकिन यह धरती की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण भूगर्भीय गतिविधियों का नतीजा होती है। इन संरचनाओं को समझने से हम धरती के प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेटों की हलचल और धरती की सतह के लगातार बदलाव के बारे में जान सकते हैं। समुद्री खाइयां, ओशियनिक ट्रेंचेस, धरती की सतह पर सबसे गहरे, संकरे और लंबी खाइयां होती हैं। ये तब बनती है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिसे हम सबडक्शन जोन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतनी गहरी खाइयां कैसे बनती हैं? ये बिल्कुल वैसे है जैसे जब आप किसी चीज को नीचे धक्का देते हैं और वो एक गहरे गड्ढे में गिरती जाती है। इन खाइयों में एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती जाती है, जिससे वी आकार की गहरी खाई बनती है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है मैरियाना ट्रेंच, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और जिसकी गहराई लगभग 11,024 मीटर है। यहाँ प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट, मैरियाना प्लेट के नीचे धंस रही है। इस खाई के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहा जाता है। इन खाइयों के आसपास अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंसती हैं तो धरती के अंदर बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जो भूगर्भीय हलचल को जन्म देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये खाइयां सिर्फ भूगर्भीय हलचल के लिए ही नहीं, बल्कि धरती के रॉक साइकिल यानी चट्टानों के चक्र का भी हिस्सा है? जब एक प्लेट धरती के अंदर धंसती है तो वह पिघलकर फिर से लावा के रूप में बाहर निकल सकती है, जिससे समुद्री रिज या ज्वालामुखी का निर्माण होता है। टोंगा ट्रेंच, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में है, और पेरू चिली ट्रेंच, जो दक्षिण अमेरिका के तट पर है, कुछ और प्रसिद्ध समुद्री खाइयां हैं। ये खाइयां धरती की सतह पर होने वाली भूगर्भीय हलचल और प्लेटों की गति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री रिज, समुद्र के नीचे की पर्वतमालाएं। अब बात करते हैं मिड ओशन रिज की, जो समुद्र के नीचे फैली हुई विशाल पर्वतमालाएं होती हैं। ये तब बनती हैं जब धरती की 2 प्लेटें, टेक्टोनिक प्लेट्स, आपस में दूर हो रही होती हैं, जिसे विभेदन प्लेट सीमा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, जहां 2 प्लेटें दूर हो रही होती हैं और बीच में लावा उठकर नई समुद्री परत बनाता है। यह लावा जब ठंडा होता है तो यह बेसाल्ट नामक चट्टान का निर्माण करता है और एक लंबी फैली हुई रिज यानी पहाड़ी श्रृंखला का निर्माण करता है। दुनिया की सबसे लंबी समुद्री रिज है मिड अटलांटिक रिज, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से लेकर दक्षिणी महासागर तक फैली हुई है। यह रिज उत्तरी अटलांटिक में यूरेशियन प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट के बीच और दक्षिणी अटलांटिक में अफ्रीकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच की सीमा बनाती है।
हर साल ये प्लेटें कुछ सेंटीमीटर की गति से दूर होती हैं, जिससे अटलांटिक महासागर धीरे धीरे फैलता जा रहा है। समुद्री रिज के आसपास हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जहां से खनिज युक्त गर्म पानी धरती की सतह से निकलता है। यहां एक अनोखी दुनिया है, जहां जीव जंतु सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं होते, बल्कि रसायनों की मदद से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये जीव जंतु केमोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये रिज न केवल नई समुद्री परत का निर्माण करती है, बल्कि महासागरीय परिसंचरण, ओशन सर्कुलेशन और कार्बन साइकिल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये स्थान वो हैं जहां से समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।